हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है वो बेसिकली लोकसभा की सीट से लेके और न्यूज़पेपरों की हेडलाइंस तक ठप थपाया जा रहा है। तो ऐसे में ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन क्या शुड बी अप्लाई। अब हम क्या सोचते हैं उससे ज़रूरी ये है कि सोसाइटी में जो थिंकर्स लोग या जो हमसे ज़्यादा सोसाइटी को अच्छे से समझते हैं वो क्या सोचते हैं। तो इसी के रूप में आज आपसे एक बहुत ही बड़ी शख्सियत बात करेगी और उन शख्सियत का बेसिकली जो मुखर्जी नगर रहते हैं उनको जानते होंगे, क्योंकि मुखर्जी नगर जैसी बंजर ज़मीन में उन्होंने कई हज़ार ऑफिसर्स को उगाया है। तो चलिए अब आपसे मुखातिब हो गए रोहित सर, वो आपको बताएंगे कि वन नेशन वन एजेंडा क्या अप्लाई होना चाहिए और अप्लाई होना चाहिए तो उसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो चलिए अब आपसे रूबरू हो गए रोहित सर। तो सर आप क्या सोचते हैं, क्या वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट होना चाहिए? क्या इंडिया इस सिचुएशन में है कि हमें वन नेशन और वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? देखिए, अगर मेरा मानना है तो अभी इस सिचुएशन में तो नहीं है। हम उसके लिए अभी थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी संसाधनों की आवश्यकता भी है अभी। लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो होना चाहिए भारत में, क्योंकि उससे बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन के भी दो पहलू है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है इसके फायदे ज्यादा है और नुकसान कम है। तो इस हिसाब से ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसको लागू होना चाहिए। सर क्या कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगा दे कि भाई जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है बेसिकली वो वन नेशन वन इलेक्शन ना हो कि वन नेशन वन पार्टी का है। तो क्या आपको लगता है कि भाई बीजेपी अपनी पार्टी की सर्वसत्ता के लिए इसको प्रमोट कर रही है, या क्या इससे लोगों के जो एक ये मुद्दा है कि भाई जो स्टेट की जो राइट्स है बेसिकली वो दब जाएंगे, क्योंकि फिर जो बड़ी पार्टी जैसे अभी भी जो वोटिंग हो रही है बेसिकली वो मोदी के नाम पे होती, ना कि कोई जो क्षेत्रीय आधार पे जो क्षेत्रीय नेता उनको कोई जानता ही नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक पार्टी का मुद्दा है या वाकई में देश के हित के लिए इसके कई फायदे भी है? हालांकि ऐसा नहीं है, तो क्या ये वाकई में किसी पार्टी का एजेंडा ना हो देश हित में है या ये पार्टी तक ही बस लिमिटेशन है इसकी? देखिए, मेरे मानने में है कि हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा ये बहुत सारी पार्टियां कह रही है कि एक पार्टी का एक थोपा गया प्रोपेगेंडा है। ऐसा नहीं है। ये समय के अनुसार एक जो चेंजेस हमें लाने चाहिए, समय के अनुसार अगर आपने चेंजेस नहीं करे तो बहुत सारी चीजें आपकी असफल हो जाती है। तो एक समय की मांग है। दूसरी बात, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छोटी मोटी पार्टियां, जैसे आपने भी सवाल में पूछा कि इससे छोटी मोटी पार्टियां हैं वो दब जाएंगी, या जो मोदी है वो उनका जैसे अभी ब्रांड है वो चल रही है। तो मोदी ने अपने आप को ब्रांड बनाया है। मोदी कोई ब्रांड पहले नहीं थे, मोदी ने अपने आप को ब्रांड स्थापित किया। तो वैसे आप भी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं जो भी है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी के तौर पर, तो अपने आप को कुछ ऐसे काम करके वो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। मायावती है, या वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, तो वो भी कर सकती है। और रही बात, आपने एक चीज देखी होगी, अभी इलेक्शन जब था, लोकसभा चुनाव था, उसके साथ कई विधानसभा चुनाव भी थे। तो फिर तो ये होना चाहिए कि अगर बीजेपी सत्ता में आ रही तो सभी जैसे जो विधानसभा चुनाव हुए वहां पर भी बीजेपी आनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा कि ओडिशा या एक दो जगह को छोड़ करके काफी सारी जगह बीजेपी नहीं आई पूर्ण बहुमत से। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से वो सब चीजें हट जाएंगी, खाली एक पार्टी का वर्चस्व रहेगा। नहीं, ये सब चीजें कहने की है, इनका कोई औचित्य नहीं है अगर ग्राउंड लेवल पर देखें तो। हाँ, ये वो हो सकता है कि बहुत सारी पार्टियां अपने फायदे के लिए उन सब चीजों को कह रही है कि कैसे भी करके उनको सरकार की नीतियों का विरोध करना है। मेन इनका मोटिव ये है। जी जी, वो चीज नहीं होनी चाहिए। देश हित सर्वोपरि होना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि वर्तमान समय की ये जरूरत है वन नेशन वन इलेक्शन वाली। और आप देख भी रहे हैं कि आज यूपीएससी का जो जीएस पेपर 2 का जो क्वेश्चन है उसमें भी ये पूछा है उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का क्वेश्चन। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसके लिए राजनीतिक पार्टियां तो दिख रही हैं कि खासकर वो पार्टियां जो सत्ता पक्ष में है कि इसे लागू किया जाए। क्या हमारी देश की जनता एक्चुअल में इसके लिए तैयार है? जबकि ये ऐसा लगा जैसे सरकारी संघवाद पे ये प्रहार है। जबकि और जो विपक्ष में भी पार्टियां, जैसे मैं कांग्रेस जो इस समय सबसे बड़ा दल है, वो पूर्ण रूप से स्टार्टिंग से इसका विरोध करता रहा है। तो प्लीज बताएं आप वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमारी जनता को कि इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, ताकि वह जागरूक हो सके और हमारे देश की नीतियों में अपना समर्थन दे सके। प्लीज बताइए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने ये सवाल पूछा कि क्या मतलब राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं और इसके पक्ष में भी हैं।
तो जो सत्ता पक्ष में जो पार्टी है जो इसको लेकर के आ रही है बीजेपी, वो इसके पक्ष में है। बाकी आपने एक चीज देखी होगी कि विपक्ष की जो पार्टियां होती है वो सरकार के, उनका काम ही यही है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उनमें कमियां निकालना। क्योंकि अगर कमियां नहीं निकालेंगे तो फिर सही रूप में, वास्तविक रूप में लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा या लोकतंत्र नहीं होगा उस देश में। ठीक है जी, तो उसमें वो तो चीजें हैं ही। अब रही बात इसके पक्ष विपक्ष की, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं और उसके अलावा नुकसान भी है। फायदे इसके क्या है? फायदे इसके ये है कि एक तो समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे अभी मैं कल परसों एक ऐसे पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने एक ऐसे लिखा था कि उसकी ड्यूटी चुनाव के दौरान लगी। तो वहीं पर एक चाय वाले ने एक मतलब नॉर्मली उसमें कहा कि मतलब कि यहाँ पर तो आए दिन चुनाव ही चलते रहते हैं, वही सब चीजें चलती रहती है। तो उसके संदर्भ में उसने बहुत अच्छी एक स्टोरी लिखी थी, तो वो मैंने देखा, काफी अच्छी मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी, मतलब ऐसे वगैरह की भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे इसके फायदे ये हैं कि संसाधनों की बचत होगी, समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी, साथ ही साथ आपको कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान लगाने के लिए समय मिलेगा। दूसरा, एक विश्व में एक संकेत ये जाएगा कि देखिए पार्टी की या मतलब वहां के लोग जो है वो जैसे जो भी सत्ता पक्ष है उसका फेवर कर रहे हैं, तो विश्व में भी हमारी एक धाक जो भी वर्तमान में जो है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, और उसमें बहुत सारी विदेश नीति में भी हमारे में सुधार देखने को मिलेगा। और जो देश पहले भारत को तवज्जो नहीं दे रहे थे वो अभी वर्तमान में क्यों तवज्जो दे रहे हैं? क्योंकि एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी काफी समय बाद में, इसलिए उसको हमारे देश को और ज्यादा तवज्जो देने लग गए, हमारी नीतियों के बारे में सुनने लग गए, हमारी बातों को सुनने लग गए। हमारे नेता को जो पहले पीछे रहता था वो अब आगे विश्व को लीड कर रहा है। तो ये सब चीजें एक्चुअल में उस नेता की नहीं है, उसकी जो सीटें आई हैं उस वजह से उसकी वो पॉपुलैरिटी है इस तरीके से। अब इसके नुकसान भी इसके अलावा ये है। अब अगर हम बात करें इसके नेगेटिव मुद्दों की, तो नेगेटिव मुद्दों में क्या है? नेगेटिव मुद्दों में ये है कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप को थोड़ा सा इसमें कंफर्ट फील नहीं कर रही है। उनको ये लग रहा है कहीं ना कहीं, जैसे 2014 का हम इलेक्शन देखें तो मोदी लहर चली थी, उसमें मोदी जी की आंधी चली थी और बहुत सारी सीटें, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखें, आप पूरा सुपड़ा का सुपड़ा साफ हो गया पार्टियों का। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि अगर सेंटर में ऐसी कोई सरकार की वो चली तो लोगों के मन में स्टेट में भी वही चलता रहेगा। तो उस वजह से हमारी जो प्रोपेगेंडा है, हमारी जो नीतियां हैं वो फ्लॉप फेल हो जाएंगी। उसके अलावा इसके लिए एक चीज और कही जाती है, जैसे अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव जो है हमारा वो 7 चरणों में हुआ। 7 चरणों में क्यों संपन्न हुआ? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रा नहीं था उसके लिए। तो जैसे अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे, विधानसभा के भी होंगे और लोकसभाओं के भी होंगे, तो उसके लिए आपको ईवीएम की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं वो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, तो उसके लिए फिर आपको उन सब चीजों की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। ठीक है, और इससे लेकिन बहुत सारे फायदे ये भी हैं कि आप देखेंगे तो जैसे जो गरीबी का मुद्दा जो था हमारा 1971 में इंदिरा गांधी ने भी नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, वो आज तक गरीबी हमारी आजादी के बाद से अभी तक चली आ रही है। बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, उन पर सरकार को सोचने का समय मिलेगा, उनके लिए नीतियां बनाने का समय मिलेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल भारत में चुनाव होते रहते हैं जो एक उत्सव की तरह है। मतलब अभी लोकसभा चुनाव खत्म हो उसके पहले ही, अभी देखो खत्म होते ही उसका रिजल्ट आते ही प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन का अभी अपना वो ब्यौरा पेश किया, उसके अंतर्गत ही अभी जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के इलेक्शन आ गए। ठीक है जी, तो अब ये कहीं ना कहीं अभी आपने देखा होगा कि निर्वाचन आयुक्त जो थे उन्होंने कहा कि जी हमने पूरी फोर्स जो है वो जम्मू में भेज रखी है, तो अभी हम हरियाणा वगैरह में उनमें वो लेट चुनाव करवा पाएंगे, या मतलब डेट उन्होंने जो दी। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास इतनी सारी कमियां हैं तो उन कमियों को दुरुस्त किया जाए, तभी हम वन नेशन वन इलेक्शन पे आगे बढ़ पाएंगे। जैसे आपने देखा कि अभी किसान आंदोलन हुए थे, तो किसान आंदोलन में जब सरकार 3 कानूनों को लेकर के आई थी तो उनको बेक होना पड़ा था क्योंकि उस समय चुनाव थे। तो इसलिए ये जैसे जितने भी हमारे प्रेशर ग्रुप्स हैं या मतलब मान लीजिए सिविल सोसाइटीज हैं, उनके मुद्दे फिर दब जाएंगे, फिर वो 5 साल बाद में फिर वोट पाएंगे। दूसरा आपने ये देखा होगा कि जैसे जितने भी ये जैसे चुनाव के समय में मुद्दे होते हैं, जैसे अभी हरियाणा चुनाव में बहुत सारे मुद्दे उठ करके आएंगे, वो कहीं ना कहीं जनता के हित में होंगे। अब वो फिर मुद्दे क्या है कि वो 5 साल के लिए फिर वापस उठ नहीं पाएंगे। वो ये सब चीजें ऐसी बहुत सारी इसमें टेक्निकल अभी फॉल्ट हैं जिनको हम सुधार सकते हैं समय के अनुसार। और हम किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं ले सकते कि जो 5 साल जो सरकार रह गई, जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट में है क्या नहीं है, तो वो क्या 5 साल पूरी ईमानदारी पूर्वक काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें। क्योंकि उसको फिर 5 साल के अलावा किसी स्टेट में, हाँ ये तो है कि किसी स्टेट में ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा, उसकी पैरामिलिट्री फोर्सेज या फोर्सेज में जो पैसे हैं उनकी बचत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों की तरफ भी हमें ध्यान देना आवश्यक है। एक सवाल और पूछना था आपसे कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन है, क्या ये वाकई में धरातल पे हमारे देश में बदलाव ला पाएगा, या फिर चीन और रूस जैसे हमारे यहाँ पता चले साम्यवादी शासन, एक ही पार्टी लगातार फिर चलती रहे और तानाशाही
ला दे, या ऐसा भी हो सकता है? इस पे थोड़ा सा देखिए, वैसे तो एक मुद्दा ये भविष्य का मुद्दा है, भविष्य के मुख में है अभी ये मुद्दा। इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक बार इसके जैसे ये लागू होने के बाद में इसका क्या रिजल्ट निकल करके आ रहा है, वो हमें अगले 5 सालों तक जाकर के पता चलेगा उन सब चीज़ों के बारे में। वैसे तो हाँ, ये आपकी बात सही है कि हो सकता है कि ये एक पार्टी का मुद्दा बन करके रह जाए, एक पार्टी की नीतियों का मुद्दा बन करके रह जाए, या एक पार्टी फायदे के लिए बन के रह जाए। लेकिन ऐसा जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा जो मानना है वो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जैसे अभी हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता, क्योंकि अभी जो चुनाव में जो रिजल्ट आया है तो पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है, वापस गठबंधन की सरकार आई है। बीजेपी की आपने देखा कि 240 सीटें हुई थी और 272 उनको बहुमत के लिए चाहिए थी, तो उनको अदर पार्टियों का समर्थन लेना मजबूरी उनके लिए हो गई थी। तो ये नहीं है कि उन्होंने जैसे अपने फायदे के लिए उसको देखा हो, क्योंकि हाँ, हो सकता है कि अगर वो पूर्ण बहुमत से आती तो अपने फायदे के लिए उसको वो लागू कर सकती थी। और रही बात इसकी भविष्य की, तो भविष्य में ये कैसी रहती है, क्या रहती है, वो इसकी नीतियों के ऊपर डिपेंड करेगी कि सरकार की नीतियाँ देश विरोधी रह रही है या देश के हित में रह रही है, या किसी एक पार्टी विशेष के लिए रह रही है, वो उन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगी। क्योंकि आपने देखा कि जैसे चीन है, आपने कहा कि साम्यवादी शासन वगैरह है, रशिया का चीन है, तो चीन पर वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर नीतियों को थोपा जाता है, और यहाँ पर क्या है कि लोकतांत्रिक शासन है, तो यहाँ पर नीतियों को थोपा नहीं जाता है, और यहाँ पर सरकार एक लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आती है और लोकतांत्रिक रूप से ही वह कार्य करती है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो मेरा तो यही कहना है या मेरा तो यही मानना है कि मुझे लगता है कि ये देश के लिए एक अच्छा कदम साबित होगा सरकार का, और इसका भविष्य में भी हमें बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कमियां रहती हैं, समय रहते उन कमियों को दूर करके और उन सब चीज़ों को दूर किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है ऐसा कि जैसे सरकार का हो सकता है कि इसमें मतलब कुछ थोपेंगी, आगे जाकर कुछ करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, जिसने समय समय पर अपना रिजल्ट दिया है और समय समय पर लोगों को दिखाया है कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से जो हमारी विधायिका या जो कार्यपालिका है उससे अलग है, वो अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से होकर के लेती है।